Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So class 7, we were discussing the Mughal Empire. और मुगल एम्पायर ने हम लोग ने मुगल डायनेस्टी या मुगल एम्पायर कैसे फॉर्म हुआ था, या बाबर ने कैसे क्यों आए थे, बाबर को बुलाया गया था। उसके बाद बाबर ने क्या किया था कि अपना डायनेस्टी स्टैब्लिश कर लिया था। उसके बाद उन्होंने अपने सक्सेसर हुमायूं को मतलब अपना आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर हुमायूं सक्सीडेड बाबर, ठीक है। सो बट हुमायूं वाज नॉट एन एफिशिएंट रूलर, उसमें हम लोग ने सारी चीजें देखे थे। उसके बाद हुमायूं के बीच में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, शेरशाह सूरी आते हैं, फिर हुमायूं वापस आते हैं इंडिया में, ठीक है। फिर ही ऑक्युपाइज हिज थ्रोन, बट हुमायूं सक्सेस वाज आल्सो शॉर्ट लिव्ड। हुमायूं भी ज़्यादा लंबे समय तक शासन नहीं कर पाते दोबारा से, लेकिन हिज सन अकबर, which we were studying about is that अकबर ने क्या किया था कि अकबर ने अपने बहुत सारे रिलीजियस पॉलिसीज से लेके बहुत सारे पॉलिसीज उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, जिसकी वजह से ही इज नोन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मुगल रूलर या मुगल किंग। सो अकबर के बारे में हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ चुके थे, उनके राजपूत पॉलिसी के बारे में पढ़ चुके थे, उनके और बहुत सारे पॉलिसीज थे। बट आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो अदर पॉलिसीज है जो कि अकबर से रिलेटेड है। तो अकबर में जो हम लोग ने देखे थे बेटा कि लेट्स टॉक अबाउट अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर के हम लोग ने रिलीजियस पॉलिसीज ये सारे चीजें तो हम लोग देख लिए थे, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा वो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अकबर का शासन कैसा था, अकबर ने किस तरीके से अपने एम्पायर को रूल किया है, या अकबर ने ऐसा क्या क्या चीजें लाई थी अपने शासन काल में। तो हम बार बार बोल रहे हैं अकबर वॉज द फर्स्ट किंग जिसको रियलाइज हुआ कि विदाउट द साइनिंग पीस ट्रीटी विथ राजपूत्स वी कुड नॉट एस्टैब्लिश मुगल एम्पायर, ठीक है। मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश करने के लिए यू कैन से अकबर हैड टू गेट द कंसेंट ऑफ द राजपूत्स, ठीक है। तो अकबर ने बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज अपनाए जिससे वो प्रसिद्ध होते गए, लोगों में लोकप्रिय होते गए, ठीक है। तो आज हम लोग उनका प्रोविंशियल लेवल में देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में देखेंगे, और उनके कुछ रिलीजियस पॉलिसीज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर ने अपने साम्राज्य को कैसे रूल किया था, क्योंकि अकबर ही पहले ऐसा राजा था हुमायूं और बाबर के बाद जिन्होंने एक प्रकार से मुगल एम्पायर को स्टेबल बनाया था, क्योंकि हुमायूं ने भी कम समय को रूल किया है और बाबर ने भी। तो इट वाज अकबर जिनको एकदम लंबा समय मिला था। उस समय में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्मेशंस लाए थे। ही बॉट मेनी चेंजेस दैट चेंज द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और इंडिया का जो उस समय सोशल सोसाइटी था, सारी चीज में उन्होंने क्या लाया था, स्टेबिलिटी ला दिया था उनके सिस्टम के अंदर में। सो अकबर डिवाइडेड the whole Mughal empire into 12 provinces called सूबेज। तो अकबर ने अपना जो प्रोविंस था बेटा उनको 12 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था, मतलब पूरे एम्पायर था। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर एम्पायर, ठीक है। सो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सूबेज स्टेट्स। जैसे कि आज के दिन में ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5। सो यू कैन सी सो अकबर ने अपने एम्पायर को सूबेज में डिवाइड किए थे। किसमें डिवाइड किए गए थे, सूबेज में डिवाइड किए थे, ठीक है। सो नाउ अब ये सूबेज जो था तुम लोग देख सकते हो, एक ये ऊपर से नीचे तक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्मॉल टू बिग टूवर्ड्स स्मॉल। तो उसमें देखो कि तुम लोग की क्या क्या चीजें थे, सबसे पहली बात। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग जो पढ़ रहे हैं। सूबेज जो था एक प्रकार से इट वाज ए स्टेट। आज के दिन देखा जाए तो क्या है, स्टेट, या इट्स ऑल्सो नोन एज प्रोविंस, ठीक है। सो नाउ अकबर ने अपना मुगल एम्पायर को 12 प्रोविंसेस में बांटा था। हाउ मेनी, 12 प्रोविंसेस। दे वर कॉल्ड एज सूबेज। रिमेंबर दिस नेम। Akbar divided his empire into 12 provinces called सूबेज। सूबेज was the sub state, and below that you can say, मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया है, उसके नीचे सूबेज के नीचे आता था सरकार्स। सो यू कैन से आज के मॉडर्न डे में एक स्टेट है, स्टेट के बाद क्या आता है, एक डिस्ट्रिक्ट आता है। थिंक इज एट अ डिस्ट्रिक्ट, थिंक इट एज अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सो नाउ परगनास वेर लाइक
यू कैन से ब्लॉक्स एंड ऑल, जो आज के दिन में होता है ब्लॉक्स, एंड महल्स और विलेज, स्मॉलेस्ट ब्लॉक्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, आज के दिन में देखा जाए तो CIPAL म्यूनिसिपल, एंड यू कैन से स्मॉलेस्ट वर्क दैट इज आज के दिन में भी होता है महल्स, आज के दिन में विलेजेस होता है. सो दिस इज हाउ अकबर डिवाइडेड हिज एम्पायर. अकबर ने अपने एम्पायर का मतलब डिवीजन किया था अकॉर्डिंग टू दी एरिया. एक सूबे था, बड़ा था, उसके नीचे सरकार होते थे, परगनास होते थे, और महल्स और विलेजेस. तो ये विलेजेस सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट था, उसके बाद परगनास, उसके बाद सरकार, उसके बाद सूबेज. तो ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा. अकबर ने 12 में बांटा था, और 12 प्रोविंसेस के बाद आता था एक प्रोविंस में सरकार आते थे, परगनास आते थे, महल्स और विलेजेस आते थे. एक और चीज देखते थे, यहाँ पे देखते हैं, बेरार, खानदेश एंड अहमदनगर वेर एडेड एज 3 न्यू सूबेज आफ्टर द डेक्कन कॉन्क्वेस्ट. पहले 12 थे, पहले कितने थे? 12 प्रोविंसेस हम लोग को 12 में और 3 कर दोगे तो लेटर इट बिकेम 15. इट बिकेम 15 प्रोविंसेस. क्योंकि पहले तो 12 ही प्रोविंसेस थे, क्योंकि बेरार और खानदेश और अहमदनगर को भी उन्होंने जीता था और उनको सूबे घोषित कर दिया था जब उन्होंने डेक्कन एरिया को क्या कर लिया था? कन्क्वेस्ट कर लिया था. व्हेन ही कन्कर्ड डेक्कन एरिया. सो नाउ द एम्परर वाज द हेड ऑफ द एम्पायर. ही हैड ऑल द सोवरेन पावर्स. यानी कि अकबर क्या थे? एक प्रकार से उनके, नॉट ओनली अकबर, मुगल एम्पायर में देखा जाए तो एम्पायर का सबसे हेड जो था बेटा, द हेड ऑफ द किंगडम वाज द किंग. यानी कि किंग, एम्परर क्या था? हमेशा हेड रहता था. ही हैड ऑल द सोवरेन पावर. यानी कि सोवरेन पावर्स मतलब यू कैन थिंक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, और यू कैन से पॉलिसी मेकिंग. यानी कि वो इंडिपेंडेंट था. ऐसा नहीं था कि उनके मंत्री, जैसे कि देखो यहाँ पे, ही वॉज हेल्ड बाय हिज कैबिनेट मेंबर्स लाइक वजीर. उनके जो मेंबर्स होते थे, कैबिनेट मेंबर्स होते थे, उनमें जो वजीर थे, वजीर को हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते थे. दीवान जो था, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, जो लैंड रेवेन्यूज कलेक्ट करते थे, उसका हिसाब किताब रखने वाले, फाइनेंस टाइप का. मीर बख्श मतलब पे मास्टर ऑफ द आर्मी. आर्मी को, सेनाओं को वो सैलरी देते थे. एंड काजी जो था वो हाईएस्ट जुडिशियल हेड. यानी कि ये हाईएस्ट जुडिशियल हेड का मतलब होता है बेटा, ही वाज लॉ मेकिंग बॉडी. यानी कि जो लॉ मेकिंग बॉडी नहीं मानेंगे, जो लॉ बनता है उसको इंटरप्रेट करने वाला, लोगों तक वो लॉ क्या होता है पहुंचाने वाला या बताने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते थे? काजी. मीर बख्श कौन थे? पे मास्टर ऑफ द आर्मी. यानी कि आर्मी को वेतन या तनख्वाह देने वाले व्यक्ति. दीवान थे, रेवेन्यू मिनिस्टर एंड वजीर. तो ये सारे चीज जो थे, ये सारे लोग क्या करते थे? एक प्रकार से एम्परर को हेल्प करता था. किसको हेल्प करता था? एम्परर को हेल्प करता था. और ही हैड ऑल द सोवरेन पावर्स. बट भले ही ये मिनिस्टर्स वगैरह एक प्रकार से एम्परर को हेल्प करते थे, बट जितने भी सोवरेन पावर्स, यानी कि जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर्स हो या पॉलिसी मेकिंग पावर्स हो या नीतियां बनाने की पॉलिसी हो, ये सारे चीज किनके पास था? एम्परर के पास. सो एक प्रकार से देखा जाए तो मुगल एम्पायर एक प्रकार से क्या है? मुगल एम्पायर ये वाज एन ऑटोक्रेट या ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी मतलब जहां पे सिंगल हैंड में क्या होता है? पावर होता है. तो यहाँ पे अकबर के पास फुल पावर था या फुल ऑथोरिटी था, जिससे ये साबित होता है कि मुगल एम्पायर वाज एन ऑटोक्रेट. सो उससे पहले देखा जाए तो हम लोग ने ये देखा कि अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था? 12 प्रोविंसेस में था. बाद में 3 ऐड हुए हैं, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15, जिसमें खानदेश, बेरार एंड अहमदनगर को डेक्कन कॉन्क्वेस्ट के बाद सूबे में शामिल कर लिए. एम्परर जो होते थे एक साम्राज्य के हेड होते थे. ही वॉज द हेड ऑफ द एम्पायर. उनके पास सारे सोवरेन पावर्स थे, डिसीजन मेकिंग पावर्स, पॉलिसी मेकिंग, फॉरेन अफेयर्स से लेके सारा चीज कौन देखते थे? एम्परर देखते थे. लेकिन उनके मंत्रिमंडल थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनके पास. जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे उनमें से था वजीर, जिसको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, दीवान जिसको हम लोग रेवेन्यू मिनिस्टर बोलते हैं, एंड मीर बख्श जो कि पे मास्टर थे, आर्मी को वेतन देने वाला, अकाउंटेंट टाइप्स, एंड
काजी जो थे जुडिशियल एड था, यानी कि जो भी नियम कानून का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको कितना सजा देना है, यानी कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के व्यक्ति के बीच में झगड़ा हो गया, उस झगड़ा को सुलझाने वाले लोग को क्या बोलते हैं हम लोग, काजी, मुफ्ती, ये लोग थे। ठीक है, तो आई होप ये अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रकार का एक ओवरव्यू मिल गया है आप लोगों को। ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में एक काफी अच्छा सिस्टम था, दैट वाज नोन एज द मनसबदारी सिस्टम। तो अब मनसबदारी सिस्टम क्या था? इन 1574 अकबर इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। सो ये मनसबदारी सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, क्योंकि चैप्टर के लास्ट में भी हम लोग को मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो पढ़ना है उसमें एक बार और मनसबदारी सिस्टम का जिक्र किया गया है, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी ये समझो कि मनसबदारी सिस्टम का कुछ एक ओवरव्यू समझते हैं। अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी सिस्टम। शुरू किसने किया था? मैं बार बार बोल रहा हूं कि अकबर ही पहला राजा था जिसने लगभग अपना साम्राज्य यू कैन से इंडिया में क्या किया है, स्टेबल बनाया है। उससे आने वाले जो पहले दो राजाएं थे वो लोग ग्रेट थे, वो लोग ने इंडिया में अपना थ्रोन ऑक्युपाई किया है, लेकिन जो फाउंडेशन वो लोग ने जड़ा था उस फाउंडेशन पे पहले बार काम किया था अकबर ने। तो अकबर ने एक और नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, वो सिस्टम था मनसबदारी सिस्टम। ये इट कंसिस्टेड हायरार्की ऑफ ऑफिसर। हायरार्की ऑफ ऑफिसर मतलब रैंक वाइज क्या चूज किए थे? ऑफिसर्स चूज किए थे। ठीक है, इट कंसिस्टेड हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स। हायरार्की मतलब रैंक वाइज, पहला रैंक, दूसरा रैंक, तीसरा रैंक, चौथा रैंक। तो जो मनसबदारी होता था, मनसबदारी का जो हेड होता था, एक उसमें एक व्यक्ति होता था, उसको हम लोग मनसब बोलते हैं। तो मनसब कौन थे, क्या थे, हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ही रिक्रूटेड नॉट ओनली ईरानीज एंड तुरानीज बट ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स एंड द राजपूत्स। तो ये मनसबदारी सिस्टम है। तो ये मनसबदारी सिस्टम में यू कैन से कि मनसबदारी सिस्टम में एक पोस्ट दिया जाएगा जो कि एक व्यक्ति उस पर बैठेगा और उनका कुछ काम होता है। तो ये मनसबदारी सिस्टम क्या है हम लोग बाद में पढ़ेंगे बोल रहे हैं, लेकिन अभी इतना समझो कि जो ये मनसबदारी सिस्टम था, उस मनसबदारी सिस्टम में ऑफिसर्स थे। तो ऑफिसर्स तो कोई व्यक्ति ही होगा ऑब्वियसली, जो ऑफिसर्स होंगे वो तो कोई ना कोई एक व्यक्ति होगा, कोई इंसान होगा। तो जो इंसान होते थे बेटा, जो मनसबदार या मनसबदारी सिस्टम में जो शामिल होते थे, उनमें अकबर चूज करते थे, लोगों को रिक्रूट करते थे, भर्ती करते थे, जिसमें वो लोग ईरानीज को ही केवल नहीं, ईरानीज, पीपल ऑफ ईरान, तुरानीज, इट माइट बी टर्की एंड ऑल्सो इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स एंड द राजपूत्स। उन्होंने केवल ईरानीज को या तुरानीज को ही मौका नहीं दिया है, उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को भी मौका दिया है, अफगानों को भी मौका दिया है मनसबदार बनने का, और राजपूत राजाओं को तो ऑब्वियसली मिला क्योंकि उनका तो राजपूतों के साथ अच्छा यू कैन से संबंध था। इज दैट क्लियर? तो अकबर ने ऐसा किया है। द आसिफ ऑफिसर्स, जैसे कि जो ऑफिसर्स थे ये मनसबदारी सिस्टम के, जो ऑफिसर्स थे मनसबदारी सिस्टम के, वेर कॉल्ड द मनसबदार्स। यानी कि मनसबदार कौन थे? ये लोग ऑफिसर्स थे। यहाँ पे येलो से थोड़ा मार्क कर दिए। जो ऑफिसर्स थे उसको क्या बोला जाता था? मनसबदार्स। ठीक है, सो द ऑफिसर्स ऑफ दिस सिस्टम वाज नोन एज द मनसबदार्स। सो एक प्रकार से देखा जाए, थोड़ा यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है, थोड़ा समझ लो। एन इंडिविजुअल वॉज गिवन अ जागीर और अ पीस ऑफ लैंड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज जात और रैंक। तो मैंने बोला था कि मनसबदारी क्या है? ये हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स है, ये रैंक वाइज होता है बेटा। ये कौन ऊंचे पोस्ट में है, कौन नीचे पोस्ट में है, इसके आधार पे यहां पे तुमको रैंक दिया जाता है, और उस रैंक को हम लोग क्या बोलते हैं? जात और रैंक। ठीक है, तो उस मनसबदार जो एक इंडिविजुअल है उसको एक जागीर मिलता था बेटा। क्या मिलता था? जागीर। और ये जागीर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीस ऑफ लैंड। ये एक जमीन का टुकड़ा होता था। अब जमीन का टुकड़ा करके नहीं, मतलब उनको एक एरिया दिया जाता था लैंड, उसको हम लोग क्या बोलते थे? जागीर। तो अब उनको जागीर मिला है, एक एरिया ऑफ द लैंड मिला है, उनके बदले में उनको क्या करना पड़ता था? दे हैड टू प्रोवाइड सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेस और फॉर द किंग्स यूज, समटाइम्स इवन आर्मी। तो ये जो मनसबदार होता था बेटा, कि मनसबदार को एक जमीन मिलता था, एक जमीन का टुकड़ा मिलता था, जिसमें उनको क्या मिलता था? ये जमीन का टुकड़ा भी रैंक के आधार पे मिलता था। ठीक है, एंड एन इंडिविजुअल वाज गिवन अ जागीर और अ पीस ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू हिज जात और रैंक। तो जात और रैंक के आधार पे उसको जमीन का टुकड़ा मिलता था। यानी कि हो सकता है किसी को ज्यादा मिला हो तो उसका रैंक हायर हो, और किसी को छोटा मिला हो तो उसका रैंक छोटा हो।
तो उसके बदले में जैसे तुमको एक रैंक मिल गया, एक पोस्ट मिल गया मनसबदार का, तो उसके बदले में राजा तो कुछ तो तुमसे वैसे फ्री में तो नहीं देगा, राजा तुमसे कुछ चाहेगा इन रिटर्न व्हाट ही वांट्स। इन रिटर्न दे हैड टू प्रोवाइड अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेस। अब मनसबदार का काम ये था कि वो घोड़ा एकदम फाइन क्वालिटी है, सर्टन नंबर तो बोले वैसे कि अंडू अंडू घोड़ा नहीं, जैसे जाता से उठा के खच्चर दे दिए घोड़ा के बदले, ऐसा नहीं। दे हैड टू पे दी हॉर्सेस फॉर द किंग्स यूज, यानी कि राजा के इस्तेमाल के लिए उनको क्या देना पड़ता था, घोड़ा। समटाइम्स उन लोगों को क्या देना पड़ता था, आर्मी भी देना पड़ता था, ठीक है। घोड़ा यानी कि सवार्स, सवार्स वेर आल्सो गिवन, यानी कि सवार्स यू कैन से सोल्जर्स हु राइड हॉर्सेस यू कैन से। तो ये सब सारी चीजें दिए जाते थे मनसबदार के द्वारा, किसको, एक एम्परर को, ठीक है। सो दिस वाज योर मनसबदारी सिस्टम। सो नाउ एक और चीज हम लोग ने अकबर के बारे में, रिलीजियस पॉलिसी में हम लोग ने एक और चीज देखेंगे। अकबर का राजपूत पॉलिसी में हम लोग ने समझा था, तो एक प्रकार से देखा जाए तो अकबर जब राजपूत, एक हिंदू था, राजपूत आर हिंदूज एंड अकबर इज मुस्लिम, सो दे आर दिस डिफरेंट अपोजिट पोल्स। तो एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों अपोजिट्स है, तो क्या करे थे, फिर भी अकबर वॉज हैप्पी, क्योंकि ही अंडरस्टूड कि विदाउट मेकिंग फ्रेंड्स, या राजपूतों के साथ दोस्ती किए बिना या शांति किए बिना तुम्हारा साम्राज्य अच्छे से चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने, ही वॉज अ टॉलरेंट लीडर या किंग, जिसने सारे धर्मों को एक समझा। और ये इसके राजपूत पॉलिसी के अलावा ये एक पॉलिसी था जिसके वजह से वो लोगों के बीच में काफी प्रचलित हो गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में, ये उनका रिलीजियस पॉलिसी है, अकबर का रिलीजियस पॉलिसी, कि अकबर ने अपने रिलीजियस मैटर, अपने साम्राज्य में अकबर ने एक रिलीजियन को कैसे संभाला है। क्योंकि वी ऑल नो दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन सेंटर फॉर डिफरेंट रिलीजियंस, ये एक रिलीजियन का गढ़ है, यहाँ पे बहुत प्रकार के रिलीजन पाए जाते हैं, बहुत प्रकार के रिलीजन उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसे में अकबर ने रिलीजियन को लेके क्या कदम उठाए और उससे उनको क्या मदद मिला। तो सबसे पहले अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस विच वॉज एसेंशियल कंडीशन फॉर नेशन बिल्डिंग। तो बेटा एक साम्राज्य बनाना है, वो भी हमारे इंडिया जैसे देश में। अब इंडिया जैसे देश कहने का मतलब हुआ कि जहां पे रिलीजियस डाइवर्सिटी है, यानी कि इंडिया में क्या है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, क्योंकि बहुत प्रकार के रिलीजन यहां पे माना जाता है। तो अकबर का एक पॉलिसी था, एक नीति था कि रिलीजियस टॉलरेंस, यानी कि वो सारे धर्म को क्या करते थे, सहते थे। ये नहीं कि जबरदस्ती सहते थे, में वो सारे धर्म को बढ़ावा देते थे। ऐसा कोई स्पेसिफिक धर्म को आगे नहीं बढ़ाया उन्होंने एब्सोल्यूट अलाउड परफेक्ट फ्रीडम इन मैटर्स ऑफ फेथ एंड वर्शिप। जो हम लोग श्रद्धा रखते हैं और जो पूजा पाठ करते हैं, ये से मामलों में अकबर ने एब्सोल्यूट क्या दिया है, फ्रीडम दिया है, ठीक है, अलाउड परफेक्ट फ्रीडम। सबको आजादी मिला था कि तुम जैसा भी भक्ति करना चाहते हो कर सकते हो, जैसा भी श्रद्धा करना चाहते हो कर सकते हो, जिस प्रकार से पूजा पाठ करना है वो तुम कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। अकबर ने ये दिया था। और अकबर ने ये सब क्यों दिया था जानते हो? क्योंकि अकबर ने ये सब पॉलिसी इसलिए फॉलो किया था क्योंकि ये सारे चीज काफी जरूरतपूर्ण या काफी महत्वपूर्ण था। ये बहुत सारे एसेंशियल कंडीशन था एक नेशन बनाने, एक साम्राज्य बनाने के लिए। धर्म को अलग अलग करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तो वो रिलीजियस ग्रुप तुम्हारे अगेंस्ट में क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। तो अकबर ने सारे धर्म को एक देखा, टॉलरेट किया, और उनको लगा कि ये सारा चीजें क्या था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर बोलो, एक स्तंभ मानो, जिसके आधार पे तुम्हारा एक साम्राज्य खड़ा हो सकता है। अगर वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, जैसे राजपूतों के साथ राजपूत पॉलिसी नहीं बनाते, क्योंकि राजपूत वाले तो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, भले हार भी जाए या जीत जाए, वो लोग पीछे हटने वाले नहीं है। दे आर द ब्रेव, you can say they are the bravest dynasties of our country या kingdoms of our country। तो इसीलिए उन्होंने ये रिलीजियस पॉलिसी अपनाया था कि सारे लोगों को धर्म के छूट देना है फेथ के लिए, ठीक है, अच्छी बात थी, और ऐसे कम राजाएं होते हैं। लेकिन उन्होंने एक और अच्छी काम ये किया, 1563 में उन्होंने एक चीज को हटा दिया, abolish the pilgrim tax। Now what is pilgrim tax? तो पिलग्रिम टैक्स मतलब ये हमारे हिंदुओं, एक बार थोड़ा बताते हैं। इन 1564 ही एबोलिश द टोल टैक्स और जजिया विच वाज द नॉन मुस्लिम हैड टू पे। तो ये दोनों एक प्रकार से एक ही है ये लाइन में। तो 1564 में उन्होंने क्या किया बेटा
कि उन्होंने सबसे बड़ा चीज हमारे देश में एक चीज हटाया, जिसकी पहले से मुस्लिम रूलर्स हमारे इंडिया में एक टैक्स लगाया था, जजिया कर बोलते हैं या जजिया टैक्स बोलते हैं। तो जजिया टैक्स क्या था बेटा, कि ये पिलग्रिमेज टैक्स था। पिलग्रिमेज टैक्स कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो भी तीर्थ यात्रियां होते हैं, जो भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, तीर्थ स्थल जाते हैं, वो लोगों को क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। टैक्स देने के बाद ही तुमको जाने का इजाजत मिला था, यानी कि तुमको तीर्थ यात्रा जाने में तुमको पैसा देना पड़ता था। ठीक है, तो ये जो पैसा केवल नॉन मुस्लिम्स देते थे, यानी कि नॉन मुस्लिम्स मतलब जो व्यक्ति जो मुस्लिम नहीं है। जैसे आज के दिन में भी तुम लोग तीर्थ यात्रा जाते हो, बाबा धाम बोलते हो, केदारनाथ बोलते हो, यस कैलाशनाथ, पशुपतिनाथ, तो ये सारे जगहों पे जाने के लिए उस समय जजिया कर देना पड़ता था, जजिया टैक्स देना पड़ता था लोगों को, पिलग्रिमेज टैक्स देना पड़ता था, तीर्थ यात्रा का टैक्स देना पड़ता था। ये टैक्स को उन्होंने क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, पूरी तरीके से हटा दिया। दैट मीन्स पीपल वेयर, अब ये चीज ने और क्या हुआ, ये चीज ने अकबर को यहां पे लिख दे रहे हैं, दिस मेड अकबर मोर पॉपुलर अमॉन्ग पीपल। ठीक है, तो ये चीज ने अकबर को और प्रसिद्ध बनाया, लोकप्रिय बनाया लोगों के बीच में, क्योंकि इसी ये सारी चीजों की वजह से बहुत सारे चीज लोग ऐसे भी थे जो मुस्लिम रूलर्स थे उनको नफरत करते थे, ये डिस्क्रिमिनेशन भी था। और ये चीज जब उन्होंने हटाया तो इसके बदले में अकबर काफी पॉपुलर भी हुए राजाओं के लिए, मतलब पीपल के बीच में, आम आदमी के बीच में। ही सेलिब्रेटेड ऑल फेस्टिवल्स, उन्होंने सारे धर्म को भी क्या मना किया, सेलिब्रेट किया। ठीक है, दैट मीन्स ये प्रूव करता है कि अकबर सारे धर्म को क्या करता था, टॉलरेट करता था। दूसरा चीज उन्होंने दीन इलाही, तो ये दीन इलाही जो थे उनका एक अपना बनाया हुआ धर्म था, रिलीजियन। अ ग्रेट चेंज केम इन द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर इन 1581। एक बहुत बड़ा बदलाव आया, उनका जो रिलीजियस धर्म का नीति था उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया 1581 में। ये था ये चेंज था, यू कैन से दिस रिलीजन वाज एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल दी रिलीजन। ये बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा चेंज आया 1581, वो था दीन इलाही। अ ग्रेट चेंज केम इन रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर इन 1581, जो कि क्या था, दीन इलाही। तो ये दीन इलाही क्या था, तो यू कैन से दिस रिलीजन वाज एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल द रिलीजन। एक प्रकार से कहा जाए तो दीन इलाही जो था, उन्होंने बोला कि ये एक रिलीजन बनाया अकबर ने, ये सारे धर्मों को, ये सारे धर्म का क्या लिया था उन्होंने, बेसिक प्रिंसिपल्स लेके एक धर्म बनाया था, वो था दीन इलाही। ठीक है, उन्होंने ही इनवाइटेड स्कॉलर्स ऑफ ऑल द रिलीजियंस, उन्होंने सारे धर्म के विद्वान लोगों को बुलाया, उन्होंने एक मीटिंग रखा, एक हॉल बनाया था नए कैपिटल में, फतेहपुर सीकरी में, इबादत खाना। उन्होंने वहां पे लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया यहां इबादत खाना में, और वहां पे उन्होंने चर्चा की है। चर्चा करने पे उनको ये रियलाइज हुआ कि यस, धर्म तो अलग अलग नाम है, लेकिन उनका बेसिक प्रिंसिपल्स, एक मोटिव जो होता है, एक उद्देश्य होता है, सबका एक होता है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि सारे धर्म को हम लोग एक करेंगे, सारे धर्म का आइडियाज को निकालेंगे, जोड़ेंगे और क्या करेंगे, एक नया धर्म बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, दीन इलाही। अब जैसे कि सारे धर्म का रिलीजियस बुक्स होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस होते हैं, लोग मानते हैं, रिचुअल्स होते हैं, लेकिन दीन इलाही का कोई रिलीजियस बुक या होली बुक नहीं था, और कोई रिचुअल्स भी नहीं थे, कोई प्रैक्टिस भी नहीं थे, कोई डोगमास भी नहीं थे। तो अकबर ने ये रिलीजियन बनाया था अपने देश में। दिस रिलीजियन वैनिश्ड आफ्टर अकबर्स डेथ। तो अकबर ने ये काफी अच्छा सोच था, देखो बेटा, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, या नो वन शुड बी अगेंस्ट इट, बिकॉज ही वांटेड अ ग्रेट चेंज इन कंट्री। ये चीज ने क्या किया, काफी लोग, अकबर और लोकप्रिय होते गए। इससे सारे धर्म जो है कि जो एक प्रकार से एक आपस से क्या था, अलग अलग हो रहे थे धर्म के नाम पे। तो अकबर ने सारे लोगों को एकजुट करने का कोशिश किया, और एवरीवन ट्राइड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। सारे धर्म के लोग अब आपस में मिलजुल कर, मिल बांट के रहना शुरू कर दिए, एक दूसरे को समझना शुरू कर दिए। सो ये सारे चीजों की वजह से अकबर और पॉपुलर होते गया। तो यू कैन सी अकबर ने एक बहुत बड़ा चेंज लाया था, वही था, ये चेंज क्या था, दीन इलाही, जिसमें उन्होंने सारे रिलीजियस का आइडियाज को, फिलोसॉफीज को जोड़ के एक धर्म बनाया, दीन इलाही।
ये उन्होंने स्कॉलर्स को बुलाए, सारे धर्म को अपनी इबादत खाना में रखे, वहाँ पे डिस्कशंस किए, डिबेट किए, और उनको रियलाइज हुआ कि यस, चाहे जो भी धर्म हो सबका मोटिव एक होता है। सो उन्होंने क्या बनाया, एक रिलीजन बना। लेकिन दुखद की चीज ये है कि अकबर जिस दिन मरे और अकबर के मरने के बाद ये धर्म भी, जो अकबर ने ये पॉलिसी जो अपनाया था, मतलब विलुप्त होते गए, कम होते गए, और लोगों के बीच में इसकी चर्चा हट गई एक समय के साथ। ठीक है, अकबर की रिलीजियस पॉलिसी समझ में आया होगा। तो अकबर का सबसे एक चीज ये था बेटा, नवरत्नास और द 9 जेम्स ऑफ अकबर्स कोर्ट। ये तो सबने सुना ही है, द नवरत्नास और द 9 जेम्स ऑफ द अकबर कोर्ट, अकबर के दरबार के थे। अकबर्स कोर्ट was well known for the presence of 9 illustrious men collectively known as the Navratna origin। illustrious men मतलब काफी प्रसिद्ध और काफी लाइक हर एक चीज में अपने अपने फील्ड में किसी न किसी तरीके से वो लोग एक प्रकार से आकर्षित थे या फेमस थे। वो लोग में किसी न किसी प्रकार गुण, किसी न किसी प्रकार के कला थे और एक नमूने थे। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनमें से ये अकबर। तो देखो बेटा, सबसे बड़ी बात तो ये था कि अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, और पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से ही वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट एंड म्यूजिक। ये भी हम लोग देखेंगे। तो अकबर ने अपने 9 रत्न को सजा के रखा था अपने दरबार पे, उन्होंने 9 जेम्स को कलेक्ट करके रखा था। ठीक है, तो 9 जेम्स मतलब उनके अकबर के दरबार पे 9 ऐसे लोग थे जो कि काफी फेमस थे अपने फील्ड में। तो ये दे रेंडर्ड ग्रेट सर्विस टू द मुगल एम्पायर। अब वो लोग, हो सकते हैं कि वो लोग क्या करें, लेकिन ये लोग ने अपने जीवन काल में मुगल दरबार में मतलब अपना योगदान दिया है ये 9 जेम्स में। उनमें से सबसे पहला था, यहां पे अब लिखा है, अबुल फजल फैजी तानसेन, सिंगर थे। दीज ऑल आर राइटर्स। टोडरमल दीवान मिनिस्टर थे। फकीर आइजाउद्दीन, अबुल रहीम खान ए खाना, ओके यस, मुल्ला दो पियाजा, मानसिंह एंड बीरबल। तो मानसिंह राजपूत थे। ये देखो, बीरबल को सबको पता है, महेश दास बीरबल। ठीक है, तो बीरबल और अकबर के बारे में कहानी बहुत सुने हैं, तो देख सकते। तो ये सब क्या थे, मुगल दरबार के 9 रत्न थे। राजा बीरबल इज रिमेंबर्ड, आज के दिन में राजा बीरबल को हम लोग याद करते हैं उनके विट यानी कि उनके चतुराई के लिए, और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर यानी कि लोगों कैसे हंसाना है। लाइक सबने स्टोरी पर आया दे, चालाकी, चतुराई, ये सारे चीजों के लिए बीरबल को आज भी जाना जाता है। तो तानसेन, हम लोग तो अब उस समय में रिकॉर्डिंग तो नहीं था कि तानसेन कैसा गाता था, अब वर्णन किए जाते हैं तानसेन के बारे में। बहुत सारे फैजी, अबुल फजल, ये सब राइटर्स थे। ये लोग ने बहुत सारे इंडियन रामायण महाभारत, रामायण महाभारत नहीं, वेदों को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो बहुत सारे चीजें हुए थे इस दौर में। ठीक है, तो अकबर के 9 रत्न थे। अकबर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट। अकबर वॉज ऑल्सो अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट। कला की बहुत पसंद करने वाले राजा थे, म्यूजिक को भी, पेंटिंग को भी। क्योंकि अकबर नेवर गॉट अपॉर्चुनिटी टू गेट फॉर्मल एजुकेशन। अकबर को एक जो हम लोग जैसे शिक्षा, तुम लोग शिक्षा प्राप्त करते हो, वैसे शिक्षा लेने का कभी मौका नहीं मिला। क्यों जानते हो? क्योंकि अकबर 13 साल की उम्र में ही क्या बन गए थे, राजा बन गए थे, और वो बचपन से ही युद्ध में लड़े थे, इसलिए उनको पढ़ने का मौका कभी नहीं मिला। तो उन्होंने कैसे पढ़ाई किया? ही अक्वायर्ड मच लर्निंग बाय हैविंग बुक्स रेड टू हिम। उन्होंने शिक्षा कैसे ग्रहण किया? पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उन्होंने रखा था कोई लोग उनके लिए किताब पढ़ के सुनाए, और किताब पढ़ के सुनने के बाद जो कुछ भी नॉलेज मिलता है वही से अकबर अपना ज्ञान प्राप्त करते थे। उनके कोर्ट जड़े हुए थे, उनके कोर्ट दरबार जो थे जड़े हुए थे बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स, जैसे कि शेख मुबारक, अब्दुल फजल, फैजी, अब्दुल रहीम खान ई खानम। तो ये सारे लोग राइटर्स थे। तो पढ़ लिख तो नहीं सकते थे अकबर, लेकिन कला, लिटरेचर, भाषा, ये सारी चीज को मतलब क्या देते थे? प्रायोरिटी देते थे, बढ़ावा देते थे। ही प्रमोटेड ऑल दीज थिंग्स, वेदर आइदर इट डजंट मैटर वेदर ही वाज एजुकेटेड और नॉट, बट व्हाट ही डिड वाज वेरी गुड थिंग ही डिड इज दैट उन्होंने क्या किया कि ही गेव अपॉर्चुनिटी टू लिटरेचर, पेंट, आर्ट, म्यूजिक एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके, उनके बारे में फजल ने लिखा है,
फजल ने 2 फेमस हिस्टोरिकल वर्क्स लिखा है। उन अब्दुल फजल का बात कर रहे हैं। अब्दुल फजल ने 2 हिस्टोरिकल ऐतिहासिक काम किए हैं। उनमें से एक है आइन-ए-अकबरी और दूसरा है अकबरनामा। ये टू आर मेजर सोर्सेस विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अकबर्स पीरियड। तो अकबर के पीरियड के बारे में यदि हम लोग को जानना है कि अकबर ने क्या किया, कैसे किया, अकबर का जो शासन काल कैसा रहा, उनके बारे में जानना है, तो ये रहा अकबर का आइन-ए-अकबरी एंड अकबरनामा। तो ये अकबर की बायोग्राफी है जो अब्दुल फजल ने लिखा है। इसमें एक अकबर के लाइफ के बारे में बताता है और एक अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। ठीक है, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। यहां तक था अकबर के बारे में। ठीक है, अकबर के बारे में इतना था। हम लोग ने अकबर का प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखे। ठीक है, मनसबदारी सिस्टम पढ़े हैं, मनसबदारी सिस्टम को आगे और पढ़ेंगे। रिलीजियस पॉलिसी में हम लोग ने देखा उन्होंने बहुत सारे चीजें हटा दिए थे, जैसे कि जजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स को देने पड़ते थे। उन्होंने नया रिलीजियस चेंज पॉलिसी लाया, दीन इलाही, जो एक नया रिलीजन था जो सारे धर्म को जोड़ के रखा था। और अकबर के नवरत्न के बारे में पढ़े हैं। सो दिस मच वाज अबाउट अकबर। अकबर के बारे में इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग ने बाबर के बारे में पढ़ चुका है, हुमायूं के बारे में पढ़ चुके हैं, शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट किंग आएगा अकबर के बाद, अकबर तक हम लोग आज पढ़ चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट किंग हु सक्सीडेड अकबर इज जहांगीर। ओके, तो जहांगीर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टिल हियर। सो टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।